This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिप्स ऑफ द ट्रेड के साथ मैं हूं फ़हीम अख्तर। टिप्स ऑफ द ट्रेड आपका प्रोग्राम जिसमें हम मार्केट को डिस्कस करते हैं, आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं और मार्केट के रुख को समझने की कोशिश करते हैं। आज हफ्ते का आखिरी दिन, जुम्मतुल मुबारक का दिन, जिसमें मार्केट पॉजिटिव नज़र आई, सेंटिमेंट थोड़े से बेहतर नज़र आए, लोग बाय करते हुए नज़र आए। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि वॉल्यूम अभी भी मार्केट में हमें कोई इतने अट्रैक्टिव नज़र नहीं आते। लैक लस्टरनेस नज़र आती है, इन्वेस्टर्स साइड लाइन नज़र आते हैं। बट वन थिंग इज़ रियली गुड कि आज मार्केट ने जो है ग्रीन नंबर्स दिखाए, मार्केट में जो एक्टिविटीज़ आई और मार्केट में लोगों ने शेयर्स को ख़रीदने को फ़ौक़ियत दी। अगर आप देखें तो एक स्टेज पे इंट्राडे में मार्केट 400 से ज़्यादा पॉइंट बढ़ती हुई नज़र आई और जिस वक्त हम इस प्रोग्राम को तरतीब दे रहे थे मार्केट तकरीबन 200 पॉइंट के करीब थी। लेकिन वॉल्यूम 90 मिलियन से ज़्यादा जनरेट नहीं हो सके। जो एक्टिविटीज़ हैं वो कुछ स्टॉक्स में नज़र आई, बहुत ज़्यादा ब्रॉड बेस नज़र नहीं आई, वो एग्रेसिव बाइंग वाला पैटर्न नज़र नहीं आया जो उससे पहले देखने में नज़र आता था। अगर हम स्टॉक्स की बात करें, जो स्टॉक्स आज वॉल्यूम लीडर्स का पैटर्न बनाते रहे, उसमें सबसे पहले बैंक ऑफ पंजाब, जिस तरह से इस पे हमारे बेशुमार नाजरीन भी कॉल करके अपने फ़ीडबैक्स दे रहे होते हैं, इस पे बातचीत कर रहे होते हैं और हमारे प्रोग्राम में डिस्कशन हुई कि जी स्टॉक स्पेकुलेटिव स्टॉक है, लोग बहुत ज़्यादा इसको बाय और सेल करते रहते हैं। अगर आप इसका सेटलमेंट रेशो देखें वो भी इसी ट्रेंड को ज़ाहिर करता है। तो आज ये इसमें ख़ासा इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नज़र आया, लोग इसे बाय और सेल करते हुए नज़र आए। देखते हैं कि इसकी सेटलमेंट क्या होती है। इसी स्टॉक के हवाले से एक अगर आप देखें स्टॉक एक्सचेंज पे एक जो है क्लैरिफिकेशन भी बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से जारी हुई, जिसमें बताया गया है कि इसकी बोर्ड मीटिंग्स के मुताल्लिक कोई हतमी फ़ैसला अभी तक के उसने आना है और जो र्यूमर्स चल रही थी मार्केट में विद रिगार्ड टू बोर्ड मीटिंग, उन पे कोई गौर ना किया जाए। तो एक क्लैरिफिकेशन थी और उसके बाद में ये स्टॉक जो एक दफ़ा कोई 70 पैसे से ऊपर ज़्यादा ट्रेड कर रहा था, उसने थोड़ी सी करेक्शन ली और उसके बाद भी इसमें हमें इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नज़र आया। वॉल्यूम लीडर एज़ वेल एज़ सम गेन। अगर आप एक और स्टॉक देखें, हबीब बैंक बैंकिंग सेक्टर, डिस्काउंटेड स्टॉक, एक ऐसा स्टॉक जिसने बैंकिंग सेक्टर में परफॉर्म किया है, वो भी आज वॉल्यूम लीडर्स में नज़र आया, बाइंग उसमें नज़र आई और उसके अलावा गेन भी 4.4 रुपीज़ से ऊपर का उसमें गेन नज़र आया। क्लियर इंडिकेशन कि जी बैंकिंग सेक्टर हमारा स्टेबल है और वो बैंक्स जो परफॉर्म कर रहे हैं वो पूरा पोटेंशियल लगते हैं आगे की तरफ फॉरवर्ड ड्राइव की। तो ये वन ऑफ दी मेजर बैंक और हमारे पास यहाँ पे एक लाइव कॉल है। हेलो, वालेकुम सलाम। जहांगीर बात कर रहा हूँ, कैसे हैं सर? जहांगीर साहब कैसे हैं आप? सर वो कहाँ है तारिक साहब? जहांगीर साहब, तारिक साहब अपनी किसी ज़ाती मसरूफियात की वजह से अवेलेबल नहीं है। आप बताइए सर ये प्लस में ही रहेगी मार्केट जो आज पॉजिटिव चेंज आया है या ये बस आज का ही दिन है? आपके तजर्बा एक्सपीरियंस। जहांगीर साहब, ये जो मार्केट में पॉजिटिविटी है ये आज अगर आप देखें तो इंडेक्स को ड्राइव करने में हबीब बैंक ने एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है और उसके अलावा कुछ स्टॉक्स और भी हैं जिसमें जिन्होंने इंडेक्स को ऊपर लाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। चेरी पिकिंग है, वॉल्यूम जो है वो लैक लस्टर हैं और लेट्स होप कि ये ट्रिगर जो है वो पॉजिटिव तौर पे जारी रहता है और इसमें वॉल्यूम हमारे पास बन जाते हैं और मार्केट दोबारा उन तमाम जो लेवल्स को अचीव करती है जिनको इसने पहले एक दफ़ा टच किया है। तो मेरे ख़्याल में जैसे ही कोई ट्रिगर, पॉजिटिव ट्रिगर आता है और क्रूड की प्राइसेस स्टेबल होती हैं तो मार्केट हैज़ ऑल दी पोटेंशियल फॉर सम फॉरवर्ड ड्राइव और उसको चलना चाहिए। और सिमिलरली हमें वॉचफुल रहना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरह की ख़बरें डेवलप हो रही हैं ताकि हम राइट डिसीजन ले सकें। हम बात कर रहे थे बैंक्स की, हबीब बैंक के अलावा जो है के इलेक्ट्रिक, इसमें भी आज वॉल्यूम सीखे गए और 9 रुपये और 17 पैसे के लगभग ये घूमता फिरता हुआ स्टॉक नज़र आया। एक दफ़ा इसने हाई बनाया, उसके बाद में इसमें कुछ सेलिंग देखी गई और अगेन इसमें इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बाकी है।
फॉर बाइंग एंड सेलिंग। कुछ लोग इसे बाय करना प्रेफर करते हैं, कुछ इसे सेल करना। प्राइस डिस्कवरी का अमल जारी है। लेट्स होप कि आगे आने वाले दिनों में स्टॉक किस तरह से परफॉर्म करता है। सुई नॉर्दर्न गैस वन ऑफ दी स्टॉक जो कि ख़ासा परफॉर्म करता हुआ चला आ रहा है ख़ासे अरसे से, और तकरीबन 20 से 30 के दरमियान से प्राइसेस ने इसकी राइड करना शुरू किया और यहाँ तक के पहुँची। आज भी इसमें वॉल्यूम्स जनरेट होते हुए महसूस हुए, आज भी इसमें लोगों की एक्टिविटी नज़र आई और प्राइस डिस्कवरी इसमें भी जारी है। अगर आप देखें तो एक दफ़ा इसने प्रेशर लिया पिछले दिनों में और दोबारा इसमें बाइंग स्प्री आई थी और उसके बाद में स्टॉक में लोगों ने इंटरेस्ट लिया था। अगर हम ख़बरों की तरफ जाएं, हमारे पास एक लाइव कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताहिर बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। ताहिर साहब प्लीज़। सर हुफाज सीमलेस स्टील है ना, ये ठीक जी, हुफाज सीमलेस पाइपलाइन कंपनी है ना जी, तो इसके बारे में थोड़ा बता दें। बाकी सारी स्टील कंपनी ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गई है, ये काफी अच्छा रुका हुआ है, बात तो नहीं पड़ी कंपनी। प्लीज़ फरमाइएगा ज़रा दोबारा से। सर हुफाज सीमलेस पाइप है ना सर। अच्छा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मैं उसको चेक करके अगले प्रोग्राम पे इस पर हम डिस्कशन कर लेंगे। स्टील सेक्टर ने खासा, जिस तरह से हम पहले भी बातचीत करते रहे हैं, परफॉर्म किया है। इसके फंडामेंटल्स क्या हैं इसको हमें देखना पड़ेगा और देखने के बाद ठीक है, इसे हम देख लेंगे और अगले प्रोग्राम्स में इस पर हम डिस्कशन कर लेंगे। बात चल रही थी क्रूड ऑयल की प्राइसेस की, और क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो कुछ स्टेबिलिटी उसमें देखी गई और एंटिसिपेशन यही है कि सप्लाई साइड बेहतर होने की सूरत में क्रूड की प्राइसेस आने वाले दिनों में स्टेबल रहती हैं, बल्कि शायद फॉरवर्ड परफॉर्म कर सकें, गेन कर सकें, आगे की तरफ जा सकें। और जो फॉरवर्ड के इसमें सौदे थे वो भी पॉजिटिव क्रूड ऑयल में नज़र आए। एक और जो न्यूज़ इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट पाकिस्तानी इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पास एक लाइव कॉल है। लाइव कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो जी, सारिक जी। वालेकुम सलाम। आपका जी वेरी नाइस, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, बड़ा इंफॉर्मेटिव है। थैंक यू सो मच। पूछना चाह रहा था कि नेशनल बैंक ने अगर 7.5 रुपये डिविडेंड दी है और उसको 11 रुपीज़ ऑलमोस्ट उसकी अर्निंग है, जी जी, तो वो शेयर क्यों नहीं बढ़ रहा? और साथ PSU की इतनी अच्छी अर्निंग आई है, 20 रुपीज़ एक क्वार्टर की अर्निंग आई है, वो भी वहीं खड़ा है, तो क्या कोई फंडामेंटल मार्केट में है या नहीं है? जी, आपके कंसर्न्स जो हैं वो बड़े सिग्निफिकेंट कंसर्न्स हैं। PSU को अगर आप देखें, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, इसकी अर्निंग बहुत अच्छी रहती है और हिस्टोरिकली बड़ी अच्छी रही है। लेकिन जहाँ तक पे आउट्स का ताल्लुक है, जहाँ तक डिविडेंड का ताल्लुक है, वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल उस तरह का डिविडेंड नहीं दे पाता बिकॉज ऑफ वन ऑफ द रियली सिग्निफिकेंट रीज़न, एंड दैट इज़ सर्कुलर डेट। गर्दिशी कर्ज़ों का शिकार है, उसमें उसे निकल नहीं पाया है, उसकी वजह से इसके पास कैश रिज़र्व्स नहीं होते और अच्छी अर्निंग शो करने के बावजूद, अच्छी परफॉर्मेंस शो करने के बावजूद इसके पास इतना पैसा मौजूद नहीं होता कि अपने जो शेयर होल्डर्स को मुनासिब जो है अर्निंग का पोर्शन डिविडेंड की सूरत में दे सके। तो शायद ये वजह है जिसकी वजह से PSU का स्टॉक उन वैल्यूएशंस पे कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाता जिसका वो रियल प्लेस रखता होता है। हमारे पास एक लाइव कॉल है। हेलो। हेलो, वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो गैस की कंपनी है, ये नॉर्थ गैस जो है, ये इतनी ऊपर क्यों जा रही है? इसकी तो खास वजह है? जी, अगर आप सुई नॉर्दर्न गैस को देखें तो ये बहुत अरसे तक स्टैटिक रही, एक जगह पे खड़ी रही 20 और 30 के दरमियान। इससे कुछ मामलात थे जो आपकी नज़र से गुजरे होंगे, जिस पे इन्होंने कंट्रोल किया, जिस पे उन्होंने काबू पाया और उसके बाद में इसकी फॉरवर्ड ड्राइव शुरू हुई। जिस वक्त मार्केट अच्छा खासा गेन कर चुकी थी, 16,000 से 15,000 से चलने के बाद और बहुत आगे तक चली गई थी, उस वक्त भी हम इस स्टॉक को 25 रुपये, 26 रुपये या 29 रुपये देखने के बाद परेशान हुआ करते थे और कहा करते थे कि राइट जी, वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन गैस और बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही है। तो हम सब के ये सारे कंसर्न्स होते थे। उस वक्त मार्केट के कंपैटिबल नहीं चल रही थी, लेकिन जब इसने अपने मामलात पे काबू पाया और उसके साथ परफॉर्मेंस देनी शुरू की तो इसकी प्राइस डिस्कवरी शुरू हुई। इस पे लोगों ने सीरियस तरीके से इंटरेस्ट लेना शुरू किया। इसमें आप आए, इसमें फ़ंड मैनेजर्स आए, इसमें फॉरनर्स आए और उसके बाद में इसकी फॉरवर्ड प्राइस डिस्कवरी शुरू हुई और इसने जो आजकल के लेवल्स हैं उनको गेन किया। तो मेरे ख़्याल में ये एक ऐसा स्टॉक था जो कि पहले तो बिल्कुल इग्नोर्ड रहा। बहुत सारे स्टॉक्स हमें अगर मार्केट में देखें, किसी भी मार्केट में और अपनी मार्केट में भी, तो ऐसे होते हैं जो इग्नोर्ड होते हैं। तो शायद ये उस तरह का स्टॉक था
जिसने बाद में अट्रैक्शन ली। हमारे पास लाइव कॉल है, लाइव कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चकवाल से जनाब गयूर अब्बास अर्ज कर रहा हूँ। PRL गैलेक्सो और अल शहीद के मुतालिक पता करना है। PRL गैलेक्सो और अल शहीद, PRL बहुत अरसे से रखा हुआ है जी, ये पता करना है कि ये कितने तक जाएगा और कब तक। देखिए जी, पाकिस्तान रिफाइनरीज़ जिस तरह से हम बात करते रहे हैं कि रिफाइनरीज़ की एक जो थोड़ी सी कंपनियों में से एक कंपनी है जो कि 40 के लगभग एक जगह पे अपने पास अपने एक प्लेस पे स्टैटिक रही। क्रूड की प्राइसेस बढ़ी लेकिन उसने इसको उसके इफ़ेक्ट्स को नहीं लिया। पाकिस्तान रिफाइनरी ने पिछले कुछ अरसे में कुछ सेशंस में लगातार एक अच्छी मूवमेंट बनाई और अभी उसकी प्राइसेस पिछले 2-3 सेशन से स्टेबल नज़र आती हैं। लोग अनसर्टेनिटी का शिकार नज़र नहीं आते। लोग लग रहा है कि लंबे अरसे तक यहाँ पे या इससे थोड़े नीचे या थोड़ा ऊपर PRL को अपने पोर्टफोलियो में रखने में इंटरेस्टेड हैं। इसकी ये पोजीशन कंफर्म होगी क्रूड ऑयल की प्राइसेस के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ पे जाती हैं। अगर क्रूड की प्राइसेस आगे बढ़ती हैं, पाकिस्तान रिफाइनरी, होल रिफाइनरी सेक्टर, एक्सप्लोरेशन सेक्टर, सब में इंटरेस्ट आएगा, सब में लोग बाय करना शुरू करेंगे। और अगर क्रूड की प्राइसेस किसी वजह से बैनुल-अक़वामी मंडी में दबाव का शिकार होती हैं तो शायद ये स्टॉक उसका नेगेटिव हिट ले। बट एनीवेज़ यहाँ पर ये जो लेवल्स हैं कंपेटिबिलिटी में क्रूड ऑयल के मुताबिक बैनुल-अक़वामी जो मंडियों में क्रूड की कीमत के मुताबिक मेरे ख़्याल में स्टेबल है और इसको क्रूड के साथ साथ आगे चलना चाहिए। बिकॉज़ ये ऐसी रिफाइनरी है जो कि अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी के मुकाबले में परफॉर्म नहीं कर सकी थी। हमारे पास एक लाइव कॉल है, लाइव कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी फरमाइए। ये फहीम मैं तारिक खान जावेद बोल रहा हूँ। जी कैसे हैं आप? ठीक है, फरमाइए। जी तारिक खान जावेद। जी कैसे हैं जावेद साहब? खैरियत से हैं तारिक साहब? आपने प्रोजेक्ट में आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने इतना कवर किया मुझे तो थैंक यू सो मच। 15 महीने के बाद मैंने ये 2 हफ्ते की छुट्टी ली। इट्स ऑल प्लेजर रिसीविंग योर कॉल तारिक साहब, इट्स ऑल प्लेजर रिसीविंग योर कॉल। और हम जो है उसी मोमेंटम को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपने बनाया है और प्रोग्राम में दिया है, और उस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपने माइलेज या माइलस्टोन सेट किया हुआ है। जी तारिक साहब, हम बात कर रहे थे मार्केट पे, और सेकंड क्वेश्चन जो पिछले हमारे कॉलर का था दैट वाज रिगार्डिंग गैलेक्सो GSK। फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है और ये कंपनी जो है बहुत सीरियस इन्वेस्टर्स इसके स्टॉक को अपने पास रखते होते हैं। बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकी। अभी जो इसकी हेल्थ केयर प्रोडक्ट वाला भी जो शेल्फ है वो ओपन होने लगा है, उसकी मोडालिटी भी आने लगी है। तो उम्मीद ये की जाती है कि गैलेक्सो को आने वाले दिनों में जो है परफॉर्म करना चाहिए। हम बात कर रहे थे कुछ न्यूज़ के ऊपर। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट न्यूज़ इन माय व्यू इज़ के पाकिस्तान को उभरती हुई मैशियत का दर्जा मिलेगा। ये कहते हैं एक अमेरिका का जो मॉडर्न इंडेक्स स्ट्रेटजी इंडेक्स है उसके जो हवाले से ख़बर छपी है आज के मुख्तलिफ़ डेलीज़ में। बहुत इम्पॉर्टेंट है, खुशाइन है, और जो है इसका पाकिस्तान की इकॉनमी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि परसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। वी हैव ऑल द पोटेंशियल टू ग्रो। बहुत सारे मुल्क जब ग्रो कर सकते हैं तो हमारे पास भी पूरी तरह का पोटेंशियल है और ग्रोथ के आगे बहुत ज़्यादा स्कोप है। हमारे पास लाइव कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर काइंडली हमें गाइड कर दीजिए, ये मुगल स्टील को हमने लिया है जी, इसके लिए राइट शेयर के लिए ठीक है इशू किया है ना जी, तो क्या इससे इस्तेफादा करना चाहिए या बेच के निकल जाना चाहिए जी? ये तो नीचे लॉस पे शुरू हो गया जी, नीचे जाने पे शुरू हो गया है। देखिए जी, स्टॉक मार्केट इसीलिए रिस्की होती है, इसीलिए स्पेकुलेटिव होती है। मुझे नहीं पता आपकी बाइंग किधर है, मुझे नहीं पता आपके बाइंग के लेवल्स क्या हैं और आप इस वक्त तक कितना गेन कर चुके हैं या कितना लूज़ कर चुके हैं। स्टील सेक्टर का स्टॉक है, आउट परफॉर्म किया है। इसके अगर आप फंडामेंटल्स को देखें, फंडामेंटल्स और अर्निंग को देखें, उससे ज़्यादा इसने परफॉर्म किया है। और अगर राइट्स इशू कोई कंपनी करती है, मीनिंग बाय पैसा और लेना चाह रही है, अपने स्टेक्स वाइट करना चाह रही है, अपना काम बढ़ाना चाह रही है, आपका कॉन्फिडेंस है, हमारा कॉन्फिडेंस है, राइट को लेते हैं, राइट को बाय करते हैं और या नहीं करते। तो इन बोथ केसेस हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसको वो ऑगमेंट कर रहा होता है।
तो हमें ये देखना पड़ता है कि जी राइट्स को लें या ना लें। अगर आपकी बाइंग बहुत लो लेवल्स की थी तो मेरा ख्याल है आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। अगर आपकी बाइंग हाई लेवल की है तो आप अर्निंग के हिसाब से आप उसको देख सकते हैं कि कहाँ तक के आपके पास इसमें क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में स्टील की प्राइसेस हाई देख चुकी हैं, स्टेबल हैं, किस डायरेक्शन में जाती हैं ये आपके सामने होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की डिमांड हमारे पास है, पाकिस्तान में जनरेट हो रही है, पाकिस्तान में चल रही है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एज़ वेल एज़ CPEC वाला है। ये तमाम के तमाम विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोलता है मुख्तलिफ स्टील सेक्टर के लिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए और सीमेंट सेक्टर के लिए। तो इन तमाम चीज़ों को वर्कआउट करते हुए, अपनी बाइंग प्राइस को देखते हुए आप कोई भी अच्छा फ़ैसला ले सकते हैं। हमारे पास एक लाइव कॉल है। हेलो, वालेकुम सलाम। सर ये मुझे पूछ रहा था रिगार्डिंग के इलेक्ट्रिक। जी, के इलेक्ट्रिक का आप जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक का स्टॉक अगर आप देखें तो के इलेक्ट्रिक के फंक्शन को इन टोटलिटी में मुख्तलिफ़ जगहों से घूमता हुआ अभी के इलेक्ट्रिक का कंट्रोल जो है कुछ इस तरह से आ रहा है कि जिसमें चाइनीज़ का भी रोल होगा। स्टॉक ने 10 रुपये से ऊपर देखा, स्टॉक में बेतहाशा वॉल्यूम जनरेट होते रहे। आज से कुछ माह पहले तो ये कहा जाता था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है तो वो के इलेक्ट्रिक है। उसकी सिर्फ रीज़न ये थी कि लोग जो थे वो मुख्तलिफ़ डिसीजन लेते हुए बड़े क्विक हुआ करते थे, बाइंग के भी और सेलिंग के भी। 8 रुपये 7 रुपये से चलता हुआ स्टॉक 10 रुपये से ऊपर गया। एंड राइट नाउ इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड 9 रुपीज़ एंड फ्यू पैसास, 9 रुपये 10 पैसे लास्ट जो मैंने का टिकर देखा था। तो वही ट्रबल है स्टॉक में। स्टॉक प्रॉफिटेबिलिटी भी शो कर रहा है जहाँ तक हम स्टॉक की बात करें, कंपनी के फंडामेंटल्स की और कंपनी की बुक्स की बात करें। लेकिन बाइंग पैटर्न किस तरह से जनरेट होता है इन दी बैकड्रॉप ऑफ इंडेक्स, ये आने वाले दिन बताएंगे कि इंडेक्स का प्रेशर भी है जो कि शायद इसको नीचे ला सका है। 10 रुपये तोड़ने में इंडेक्स का जो प्रेशर था उसने एक रोल प्ले किया है, स्पेशली उन तमाम स्टॉक्स में से जो 10 रुपये के लगभग थे उनको ज़्यादा डेंट लगा है। और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे वो या तो अपनी प्राइसेस पे वापस जा चुके हैं, लाइक एज वी वर डिस्कसिंग रिगार्डिंग HBL, कि उसको एक ऐसा स्टॉक है जिस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ इस सारे जो 50,000 से 48,400 के सफ़र के दरमियान। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। तो लेकिन छोटे स्टॉक्स डेफिनेटली उन्होंने हार्ट लिया है। हमारे पास लाइव कॉल है। हेलो हेलो जी, आप कहते हैं ये कैसे आप बोल रहे कि ये जो रिफाइनरीज होती हैं ये क्रूड ऑयल के साथ लिंक है, क्योंकि क्रूड की रिफाइनरीज तो मार्जिन के अपने कॉस्ट पर काम करती है, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए। नीचे जाने में अगर इनकी वर्ल्ड में प्राइस अगर डाउन होती है तो इनको तो सेल बेसिकली इनके तो मार्केटिंग वाले और लेते हैं वाइज। सही, आपकी बात से मैं इख्तलाफ नहीं करूँगा, बट वन ऑफ द डेफिनेट एडवांटेज एवरी रिफाइनरी गेट्स इज़ कि उसके पास इन्वेंट्री कितनी मौजूद है और किस प्राइसेस की परचेज़ की हुई मौजूद है। तो क्रूड का मोमेंटम, क्रूड की परफॉर्मेंस, क्रूड की जैसे ही प्राइसेस अपवर्ड शूट करती हैं तो क्रूड से एसोसिएटेड पूरी इंडस्ट्री, चाहे वो एक्सप्लोरेशन से हो या जो है क्या नाम है उसका क्रूड की दूसरी रिफाइनरीज़ हों या पाकिस्तान स्टेट ऑयल और शेल के स्टॉक्स हों, सारे के सारे नॉर्मली बेनिफिट ले रहे होते हैं उस सूरत में। तो अगर क्रूड की प्राइसेस बढ़ती हैं, जैसा कि आपने देखा होगा रिफाइनरीज, नेशनल रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी और एज़ वेल एज़ अटक रिफाइनरी, ये नीचे थी जब क्रूड की प्राइसेस $35 या $36 के आसपास कहीं घूम रही थी। लेकिन जैसे ही इसने 50 से ऊपर शूट किया तो नेशनल रिफाइनरी ने भी परफॉर्मेंस दिखानी शुरू की, अटक रिफाइनरी की परफॉर्मेंस आई, एंड हमने साथ साथ पाकिस्तान रिफाइनरी को भी ऊपर जाते हुए देखा। तो डेफिनेट इम्पैक्ट होता है पूरी इंडस्ट्री में जैसे ही क्रूड की प्राइसेस ऊपर जाती हैं। द इंटायर बिजनेस अपनी शेप को चेंज करना शुरू कर देता है। तो ये इम्पैक्ट आता होता है क्रूड की प्राइसेस का जो है ऊपर जाने से रिफाइनरीज पे भी और जो है दूसरे एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ पे। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान को की इकॉनमी को उभरती हुई इकानमी का दर्जा मिलेगा, ये ख़बर थी और बड़ी ऑप्टिमिस्टिक किस्म की ख़बर है। पाकिस्तान इज़ लॉट ऑफ स्कोप और बड़ा सारा जो उसमें चीज़ें मौजूद हैं। हमारे पास एक लाइव कॉल है, लाइव कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सर जी मैं सरगोदा से बोल रहा हूँ। सफदर, कैसे लगा आपने? जी फाइन, आई एम गुड, थैंक यू सफदर साहब। ठीक सर, माशाल्लाह। सर जी EPC
हेल्थ के बारे में पूछना था कि जरा इसका बताएंगे कि क्या ये कंट्री 2-3-4 दिन से तो नीचे जा रही है, कोई बेहतरी है, कोई ट्रेड पे ले लिया जाए? फरमाइएगा दोबारा ज़रा। EPCL। EPCL एंग्रो पॉलीमर आप कहना चाह रहे हैं गालिबन? हाँ जी जी जी। एंग्रो पॉलीमर को अगर आप देखें तो ये भी बहुत अरसे तक ऐसा स्टॉक था। एंग्रो वन ऑफ द वेंचर ऑफ द एंग्रो। एंग्रो के दूसरे तमाम के तमाम वेंचर्स अगर आप देखें, चाहे वो एंग्रो फूड हो या एंग्रो केमिकल्स हो, परफॉर्म करते रहे हैं। एंग्रो पॉलीमर वाला स्टॉक जो था ये बहुत अरसे तक के एक जगह पे स्टेबल रहा और उसके बाद में इसने परफॉर्म करना शुरू किया। इसके बिज़नेस को लोगों ने देखा कि शायद इतना खासा अंडर वैल्यूड स्टॉक है और उसके बाद में इसने एक फॉरवर्ड साइड देखी। उन्हीं स्टॉक्स की तरह से जो कि एक दफ़ा ऊपर चले गए इंडेक्स के साथ साथ और बाद में उन्होंने इंडेक्स के नीचे आने पे करेक्शन लेनी शुरू की, उसमें शायद ये स्टॉक भी शामिल है। फंडामेंटली इसमें आप उसकी वैल्यूज़ को सर्च कर सकते हैं जिस जगह पे लेना चाहते हैं। बहरहाल मेरे ख़्याल में अगर मार्केट में प्रेशर रहता है तो स्टॉक आपको थोड़ा सा मज़ीद नीचे मिलना चाहिए। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, कॉल्स कीजिए, हम आपकी कॉल्स का वेट कर रहे हैं। इसके साथ ही हमें एक ब्रेक पे जाना है। स्टे विद अस, वी विल बी बैक आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टिप्स ऑफ द ट्रेड और हम आपकी कॉल्स ले रहे हैं प्रोग्राम में। हम मार्केट को जानने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट के ट्रेंड को, स्टॉक्स की वैल्यूएशंस को और उन तमाम अवामिल को जो कि मार्केट और स्टॉक्स में प्राइस डिस्कवरी का सबब बनते हैं, आगे लेके जाते हैं या उनमें सेलिंग प्रेशर बनाते हैं। हमने मुख्तलिफ़ ख़बरें भी डिस्कस करते हैं इस प्रोग्राम में, जिसमें से एक और ख़बर है जो कि मेरे ख्याल में सिग्निफिकेंट है आज के प्रोग्राम में, इस पर बातचीत होनी चाहिए। FDI in Pakistan drops 21% in the month of Feb। 21% FDI जो है पाकिस्तान में ड्रॉप हुई है फरवरी के महीने में। दो मुख्तलिफ जूम्स हो सकते हैं, दो मुख्तलिफ एंगल्स हो सकते हैं। अगर आप पॉजिटिविटी में बात करना चाहें तो ये हो सकता है कि जी एक महीने की FDI है और ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे वेरी करती है, कभी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी और कभी आपको ये कम भी हो सकती है। लेकिन अगर आप कंसर्न या नेगेटिव साइड पे सोचना शुरू करें तो इट्स अ रियल मैटर ऑफ कंसर्न कि 21% FDI आपके पास देखने में कम मिल रही है। तो और हमें वो स्टेप्स लेने चाहिए जिससे FDI का इन्फ्लो हमारे पास बढ़े। और हम उन ममालिक को देखें जिसमें FDI का फोकस आया तो उसमें नीदरलैंड शामिल है, चाइना शामिल है, फ्रांस शामिल है और टर्की शामिल है। ये पूरा का पूरा डेटा इनकम्पैटिबिलिटी मेंटेन होता है जिसमें देखा जाता है कि जी कौन से मुल्क में FDI के फिगर्स बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास 21% FDI मंथ ऑन मंथ बेसिस पे फैब के महीने में कम होना किसी भी तरह से कोई पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं है। हमारे पास एक लाइव कॉल है, लाइव कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हम बात कर रहे थे FDI की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। दी होल पैटर्न किसी भी मुल्क की इकॉनमी का FDI और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोनों के दोनों पैटर्न जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। FDI को हमने ड्रॉप देखा। अगर आप देखें स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो उसमें भी थोड़ा सा एक डिफरेंट पैटर्न नज़र आया फैब के महीने में और मार्च के महीने में भी। मार्च के महीने के शुरू के दिनों में हमने सेलिंग साइड देखी, हमने देखा कि रेड फिगर्स आ रहे हैं, लेकिन पिछले चंद दिनों से फिर दोबारा हमारे पास पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव फिगर्स नज़र आए। नंबर ऑफ़ बायर्स आर मोर एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ सेलर्स। हमारे पास बायर्स वाला ट्रेंड ज़्यादा नज़र आया और सेलिंग वाला, जो कि एक वाज़े तौर पे अगेन एक मैसेज दे रहा है कि लोगों का कॉन्फिडेंस हमारी मार्केट की तरफ, उन स्टॉक्स की तरफ जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। और हमारे पास एक लाइव कॉल है, लाइव कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम दाऊद है। जावेद साहब। अच्छा, अच्छा मैं जानना चाहता हूँ स्टील की, ये आयशा स्टील और ये अपना पावर का क्या पोजीशन है? आयशा स्टील और पावर, आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इंटरेस्ट रखते होते हैं। आपके दोनों के दोनों स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो के जिनके बारे में जानना चाह रहे हैं, दोनों का ताल्लुक कंस्ट्रक्शन मटेरियल से। वन इज़ पर्टेनिंग टू सीमेंट और दूसरे का स्टील इंडस्ट्री से ताल्लुक है। सीमेंट और स्टील, जिस तरह हम बारहा बात कर चुके हैं कि ये दोनों ऐसे स्टॉक्स हैं जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इस्तेमाल होते हैं और पाकिस्तान में इनका स्कोप, इनकी रिक्वायरमेंट, इनकी नीड, इनकी डिमांड विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती चली जा रही है। पावर सीमेंट परफॉर्म किया इसने, पावर सीमेंट परसिस्टेंटली आगे की तरफ जा रहा है।
और जिस तरह से आपने देखा है कि इसने एक दफ़ा अपने आप को रीशेप करने के बाद में अपने फंडामेंटल्स में भी चेंज दिखाई है और उम्मीद की जाती है कि पावर सीमेंट उन बड़ी कंपनियों के साथ में कम्पीट कर सकेगा अपनी प्रोडक्ट में, जिसमें जो है जिनके साथ इसको मुकाबले का सामना है। सेम इज़ फॉर द आयशा स्टील टू। हमारे पास एक लाइव कॉल है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अब्दुल अलीम है। ये मैं ये पता करना था कि शेल का रिजल्ट तो बड़ा आउटस्टैंडिंग आया है, 63 EPS जी 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 और 28 रुपीज डिविडेंड है, तो इसको आगे कहाँ तक देख रहे हैं आप? देखिए जी, शेल, PSO, ये तमाम की तमाम कंपनीज जिस तरह से हमने बात की, क्रूड ऑयल की प्राइसेस के साथ में क्रूड ऑयल की प्रोडक्ट्स हैं, उनकी सेल के साथ में उनके साथ में इसका कनेक्शन है, अच्छी अर्निंग शो की है, अच्छा पे आउट दिया है। आगे आने वाले दिनों में शेल क्या अपनी इस परफॉर्मेंस को मेंटेन रखती है, दिस विल बी द रियल क्वेश्चन ऑफ कंसर्न। और अगर अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करती है तो मेरे ख्याल में स्टॉक्स बड़ी अच्छी वैल्यूएशंस ले सकता है। लेकिन एक क्वार्टर का, एक साल के रिज़ल्ट पे बेस करने के बाद कंपनी के फंडामेंटल्स को 4, 5, 6 साल के लिए जो है फोर्सी करना या एंटिसिपेट करना खासा मुश्किल काम होता है। आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा क्या ये अपनी परफॉर्मेंस को चलाता है इसी तरह से, जो अर्न कर रहा है उसका साइजेबल पोर्शन आपको पे आउट की सूरत में देता है या नहीं देता है। ये सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि शेल की प्राइस फॉरवर्ड को डिफ़ाइन करेंगे। हमें आने वाले दिनों में शेल एज़ वेल एज़ PSO दोनों में क्रूड ऑयल की प्राइसेस को भी अपनी नज़र में रखना पड़ेगा कि कहाँ तक जा रही हैं, और इसके अलावा दूसरी ऑयल मार्केटिंग कंपनी कितनी तेज़ी के साथ पाकिस्तानी मार्केट में स्पेस बना रही हैं और वो किस हद तक टफ़ टाइम दे सकती हैं इन कंपनीज़ को। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि शायद आपकी नज़र से गुजरा होगा कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी जो दूसरी कंपनीज़ हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़, जो कि वेंचर्स अपने एक्सप्लोर करने में इंटरेस्ट रखती हैं और शायद उनमें से कुछ को लाइसेंस दिया भी जा चुका है या दिया जाने लगा है। हमारे पास लाइव कॉल है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये पता करना था, ये आपका अस्करी जनरल इंश्योरेंस और अस्करी बैंक, इसका क्या फ्यूचर है? अस्करी जनरल इंश्योरेंस और अस्करी बैंक लिमिटेड दोनों के दोनों स्टॉक्स जो हैं स्टेबल स्टॉक्स हैं। एक बैंकिंग सेक्टर का है, ऐसा बैंक है जो कि सेकंड टियर बैंक्स में शामिल होता है। ऐसा स्टॉक्स है जो कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है। ऐसा स्टॉक है जिसकी इंटीग्रेशन कुछ ब्लू चिप्स के साथ में है, सिनर्जी, कुछ बिज़नेस सिनर्जी कुछ ब्लू चिप्स के साथ में है, और यही वजह है कि स्टॉक खासा स्टेबल है और बैंक भी अपने आप को वक्त के साथ साथ बढ़ाता चला जा रहा है। डेफिनेटली चैलेंजेस वही हैं, बिग 5 के साथ में कंपटीशन है। अस्करी जनरल इंश्योरेंस एक ऐसी इंश्योरेंस जिसने भी परफॉर्म किया है और जिसकी बहुत सारी अगेन अच्छी सिनर्जीज़ हैं जो कि इसको स्टेबिलिटी देती है। हमारे पास एक लाइव कॉल है। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। ये रोशन पैकेजिंग के बारे में बताएं कि ये आया इतना बड़ा और फिर ये मार्केट में नीचे परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो इसके बताएं ज़रा। जी, रोशन पैकेजेस, इस पे बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने IPOs में सब्सक्राइब किया और उनको स्टॉक मिला, उनके कंसर्न्स चलते हैं। रोशन पैकेजेस कंपनी लिस्ट हुई है और इसके IPOs बहुत सारे लोगों के पास फिज़िकल शेयर्स के सूरत में मौजूद हैं, बहुत सारों के पास इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स की सूरत में मौजूद हैं। अभी आने वाले दिनों में पैकेजिंग इंडस्ट्री में रोशन पैकेजेस कितनी जगह बनाता है, इसके रिज़ल्ट्स क्या आते हैं, कितना पे आउट देता है, फंडामेंटल्स क्या दिखाता है, वो इसकी प्राइसेस को डिफ़ाइन कर सकेंगे। राइट नाउ जो बुक बिल्डिंग थी जिन प्राइसेस के ऊपर, उस पे ये जगह नहीं रख सका है और इसने स्लाइड डाउन किया है। खैर, आप इसको इतना नेगेटिव भी इसलिए नहीं ले सकते कि बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग एक दफ़ा बाय करने के बाद सेलिंग को प्रेफर करते हैं किसी और स्टॉक को बाय करने के लिए, लेकिन आपको इसके फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे आने वाले दिनों में। हमारे पास एक और लाइव कॉल है। हेलो हेलो हेलो, हम बात कर रहे थे FDI की। FDI जो है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ लेओर कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में आ रही है। पाकिस्तान में भी फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोनों की दोनों आती रही है। आने वाले दिनों में CPEC के बैकड्रॉप में व्हाट वी एक्सपेक्ट इज़ कि FDI वाला और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोनों का जो पैटर्न है वो कंटिन्यू रहेगा और इसकी कंटिन्यूटी हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे मुल्क की तरक्की के लिए बेहद ज़रूरी है।
इसके अलावा एक और ख़बर, वर्ल्ड बैंक अप्रूव करता है $450 मिलियन टू कर्ब पॉवर्टी, गुर्बत की ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान उन ममालिक में से शामिल है जिसके लिए एक बड़ा चैलेंज गुर्बत का जो ख़ात्मा है। बहुत सारे हमारे इलाके, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स, बहुत सारे गांव, बहुत सारे गोट ऐसे हैं जहां पे गुर्बत एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लोगों के पास वो तमाम बेसिक नीड्स मौजूद नहीं हैं जिनको वो पूरा करके अपने आप को एक अच्छी ज़िंदगी या अच्छे पैटर्न में डाल सकें। तो अच्छा इनिशिएटिव है और उम्मीद ये की जाती है कि तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं वो एक सही पैटर्न में चलने के बाद हमारे लिए प्रोडक्टिव हो। हमारे पास एक लाइव कॉल है। हेलो, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैं सैयद मिराजुल हसन बोल रहा हूँ। जी, कैसे हैं आप? बस सब दुआएं आपकी, अल्लाह करम। ये बताइए कि अब जैसे अमीर अली स्टील के बारे में पूछना चाह रहा था कि अगर हम इसको लॉन्ग टर्म रखें और इसको सी पैक से अगर इसका कोई कंसर्न है कि अगर सी पैक अगर होता है तो फिर आगे चांसेस हैं इसके इम्प्रूव होने के ज़्यादा? देखिए जी, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसकी चाहे वो सीमेंट सेक्टर हो या स्टील सेक्टर हो, दोनों की वन ऑफ द ब्राइट साइड इज़ कि सी पैक वाली ख़बर। सी पैक कितनी तेज़ी के साथ हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली जिसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, उनमें अगर आप उनको फिंगर टिप्स में काउंट करना चाहें तो उसमें एक सी पैक शामिल है। डैम्स की कंस्ट्रक्शन है जिनके बारे में मुख्तलिफ पेस के साथ में डेवलपमेंट चल रही हैं, और उसके बाद में वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन के चल रहे हैं। तो सी पैक का जो कैनवस है वो खासा वाइड है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही सी पैक की ख़बरें और ज़्यादा सी पैक से रिलेटेड काम आगे चलना शुरू होगा तो इसमें इस पूरी इंडस्ट्री में स्टील की और सीमेंट की इसने ग्रो करना है। हमें आने वाले दिनों में इसकी ख़बरों को देखना पड़ेगा किस तरह से अनफोल्ड होती हैं और किस तरह का इसमें इन्फ्लो होता है। हमारे पास लाइव कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कराची से ताहिर बोल रहा हूँ। ताहिर साहब प्लीज़, कैसे हैं? मुझे एक्सो नोबेल के बारे में पूछना था, इसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? एक्सो नोबेल को भी अगर आप देखें स्टॉक को, आप इसके फंडामेंटल्स को, इसके पे आउट को स्टॉक की करंट प्राइसेस के साथ में कंपेयर करें, यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी वेरी क्लियर आंसर। आप अपनी बाइंग प्राइस को देख लें, अगर आपकी बहुत नीचे है तो मेरे ख्याल में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप बाय करने का माइंड बना रहे हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए और किसी मुनासिब वक्त में फंडामेंटल्स देखने के बाद आप इसको बाय करने का फ़ैसला कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में गुर्बत के ख़ात्मे की 450 मिलियन जो डॉलर का जो प्रोजेक्ट है। हमारे पास लाइव कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुझे DCL का और दीवान मिल्स का मालूम करना था, एकदम नीचे क्यों आ गई? दीवान सीमेंट लिमिटेड की आपने बात की। दीवान सीमेंट लिमिटेड वन ऑफ द स्टॉक ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री, एक ऐसी कंपनी जो कि सीमेंट की प्रोडक्शन कर रही है, एक ऐसी कंपनी जो कि सीमेंट को प्रोड्यूस करते हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में और पाकिस्तान से बाहर की मार्केट्स को एक्सप्लोर करना चाहती है। अगर आप इसको कंपटीशन में देखें तो बहुत सारे बड़े जाइंट हैं जो कि इसके साथ मुकाबले में हैं, जिनकी ऑलरेडी मार्केट मौजूद है बाहर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। कंपनी ने अपने आप को रिवैम्प करना शुरू किया है। कंपनी की प्राइसेस, स्टॉक की प्राइसेस एक दफ़ा ऊपर तक गईं और जब उसके रिज़ल्ट सामने आए, लोगों ने रिज़ल्ट सामने रखे, परफॉर्मेंस सामने रखी और फॉर सम टाइम इंडेक्स को गिरते हुए देखकर अपने आप को स्टॉक से निकलने पे फ़ौक़ियत दी। तो शायद ये वजह है जिसकी वजह से स्टॉक की प्राइसेस नीचे आई। अभी आगे आने वाले दिनों में अगले रिज़ल्ट्स दीवान सीमेंट के क्या होते हैं वो इसकी फॉरवर्ड प्राइस ड्राइव को डिफ़ाइन करेंगे। जो मेरे ख़्याल में प्राइस डिस्कवरी इसकी थी उसका अमल पूरा हो चुका है। इन फंडामेंटल्स के ऊपर मज़ीद परफॉर्म करने के लिए स्टॉक को कुछ अपने आप को डिलीवर करना पड़ेगा। हमारे पास एक लाइव कॉल है। हेलो हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुझे हाई नून का पता करना है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल, हाई नून, वायत और ये सारी की सारी जितनी भी फार्मास्यूटिकल की कंपनीज़ हैं अगर आप उनको देखें तो इनका एक डिफरेंट पैटर्न होता है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, दवाइयों की कंपनीज़, ऐसी कंपनीज़ जो कि ऐसे वेंचर्स कर रही हैं जिसमें जो है इस तरह की प्रोडक्ट्स टेबल पे होती हैं, शेल्फ पे होती हैं, उनकी प्राइसेस का पैटर्न, मूवमेंट का पैटर्न खासा
मुख्तलिफ होता है एक ऐसे स्टॉक से जो कि ज़्यादा लिक्विड स्टॉक है। उसकी जो रीज़न्स ये होती हैं कि इनका जो फ्री फ्लोट शेयर मार्केट में कम है और किसी एक ख़बर की सूरत में बड़ी तेज़ी के साथ में जब लोग इन स्टॉक्स को बाय करना चाहते हैं, तलाश करना चाहते हैं, तो वो ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और जब ये स्टॉक्स अपने आप को करेक्ट लेना शुरू करते हैं तो इनके पास फिर सपोर्ट थोड़ी सी मुश्किल नज़र आती है। तो यू नीड टू रियली फाइंड आउट दी फंडामेंटल वैल्यूज़, और अगर आपको मिलती हैं तो आप इसमें इन स्टॉक्स में बाइंग का डिसीजन ले सकते हैं। इट्स रियली ट्रिकी, और लेकिन आप लोग इसमें गेन भी करते हैं और अकॉर्डिंगली लूज़ करने के प्रॉस्पेक्ट्स भी होते हैं। हमारे पास एक लाइव कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अब्दुल मजीद बात कर रहा हूँ कराची से। जी कैसे हैं? HCL के कुछ शेयर हैं और एंग्लो पावर के, मुझे पता करना था वो रखने चाहिए एंग्लो पावर के खास तौर पे। एक आपने रेट क्या है इसका? एक आपने एंग्लो पावर बताया और दूसरा HBL हबीब बैंक। हबीब बैंक। देखिए जी, हबीब बैंक इज़ वन ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक। जिस तरह से आपने देखा है कि लीडिंग बैंक है, 5 बड़े बैंकों में से है, अच्छी प्रोडक्ट है, और आपको जो इसका पैटर्न पिछला वाला चल रहा है, अगर आपके पास स्टॉक मौजूद है तो ये एक ख़ास जो डिविडेंड की अमाउंट हर 3 महीने के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो मेरे ख्याल में वन ऑफ दी लीडिंग अट्रैक्शन होती है किसी भी स्टॉक में जिसका जो डिविडेंड आपको मिल रहा हो और बराबर एक पैटर्न के तरीके से आ रहा हो। तो स्टॉक में बहुत अच्छे पोर्टफोलियोज़ का हिस्सा है, फॉरेन इंटरेस्ट भी होता है, मुख्तलिफ इंडाइसिस जो कि डेवलप हो रहे हैं इंटरनेशनली उसमें भी जाने के लिए तैयार है। तो नथिंग रॉन्ग विद हबीब बैंक लिमिटेड, लंबे अरसे तक के लिए आप इसे रख सकते हैं। एंग्रो पावर जेन फंडामेंटली एक पावर जनरेशन कंपनी है कादिरपुर, और एक सेट पैटर्न है, जब भी बहुत सस्ती मिलती है बाय करें और आपको एक फ़िक्स किस्म के डिविडेंड मिल रहे होते हैं। हमारे पास एक लाइव कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, मैं लाहौर से इलियास कर रहा हूँ सर। इलियास साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से? जी फाइन, आई एम गुड, थैंक यू। सर मैंने मालूम करना है फौजी सीमेंट और जहांगीर सिद्दीकी कंपनी के बारे में। फौजी सीमेंट, जैसा कि आपको पता है कि वन ऑफ द सीमेंट कंपनी जो कि एक विद बिग बैंग आई, अच्छा खासा काम कर रही थी, लोग इसकी तरफ इसके प्लांट की वजह से, इसकी कैपेसिटी की वजह से, इसकी मैनेजमेंट की वजह से स्टॉक को बहुत आगे तक जाता हुआ देख रहे थे। लेकिन कुछ अर्से पहले जो है पिछले साल के आखिर में कंपनी कुछ मसाइल का शिकार हुई जिसमें इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी हैम्पर हो गई और उस पेस के साथ में प्रोडक्शन नहीं कर सकी, जिसकी वजह से इसका स्टॉक जाके उसने एक साइजेबल इफ़ेक्ट लिया और एक जगह पे जाके खड़ा हो गया। सीमेंट सेक्टर के मुख्तलिफ स्टॉक्स की प्राइसेस आगे जाती रहीं, लेकिन फौजी सीमेंट की फंडामेंटल्स को देखते हुए लोगों ने उसमें अट्रैक्शन नहीं ली। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इस कदर तेज़ी के साथ फौजी सीमेंट लिमिटेड अपने आप को रीपोजिशन करता है, उस तमाम प्रोडक्शन कैपेसिटी को वापस लेकर आता है जो कि 50% से ज़्यादा उसकी इफ़ेक्ट हुई थी। और व्हाट आई फील इज़ कि फौजी सीमेंट कंपनी इज़ फुली कैपेबल ऑफ डूइंग सो, और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका पैटर्न, इनका जो है सिनर्जी और इनकी मैनेजमेंट जो है इस स्टॉक को और इसकी प्रोडक्टिविटी को बड़ी तेज़ी के साथ में अच्छा बना सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है जब इसकी तमाम जो है चीज़ें फंक्शनल हो जाएंगी और प्रोडक्टिविटी इसकी आ जाती है। तो जब भी डिप पे मिले फौजी सीमेंट को लंबे अरसे के लिए ऐड करने में कोई मुज़ायका नहीं है। हमारे पास एक लाइव कॉल है। हेलो 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 जी, मैं मुल्तान से बोल रहा हूँ जी, होशन बोमन जी। जी कैसे हैं आप? ठीक है, मेहरबानी, शुक्र सर, शुक्र। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, ये पाकिस्तान रिफाइनरी का क्या फ्यूचर है सर? इस रेट के ऊपर लेना चाहिए कि नहीं? पाकिस्तान रिफाइनरी देखें जी, एक दफ़ा राइट बना कर आई है और अभी इसकी प्राइसेस स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रही हैं और एक जो है बैंड में मूव कर रही हैं पिछले चंद दिनों से। क्या होता है कि नॉर्मली बहुत सारे लोग जो कि 40, 42 और 43 रुपये पे जिन्होंने इस स्टॉक को बाई किया था वो अभी प्रेफर कर रहे हैं, उनको अच्छा खासा गेन मिल गया है। दोबारा प्राइस डिस्कवरी शुरू होगी, ऐसे वक्त में स्टॉक जो है नॉर्मली लैकलस्टर हो जाता है कुछ अरसे के लिए और प्राइसेस की रीडेफिनेशन शुरू होती है। लोग दोबारा स्पेकुलेट करते हैं कि राइट कहाँ तक जा सकता है स्टॉक ये, तो कुछ अरसे तक इसको आराम करना चाहिए और उसके बाद में इसको कोई एक साइड पकड़नी चाहिए उन तमाम ख़बरों को देखते हुए, चाहे वो क्रूड की प्राइसेस हों या रिफाइनरी की परफॉर्मेंस हो, मार्जिनस हों या फिर जो है मार्केट की अपनी परफॉर्मेंस हो।
उनको देखते हुए किसी एक डायरेक्शन में स्टॉक जाना पसंद करेगा। बट व्हाट आई फील इसके फॉर सम टाइम, क्योंकि बहुत नीचे से आ रहा है मूव करके, तो इसको थोड़ा सा आराम करना चाहिए, रुपए 2 रुपए ऊपर नीचे पे। हमारे पास लाइव कॉल है, लाइव कॉल लेते हैं। हेलो, वालेकुम सलाम। सर पेशवार से ताजदीन बात कर रहा हूँ। जनाब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपसे ये पूछना था कि सिल्क बैंक का फ्यूचर कैसा देते हैं सर? सिल्क बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि आप के सामने जिसकी प्राइस है 1 रुपये 70 पैसे, 1 रुपये 80 पैसे, 2 रुपये। साल में पैटर्न देखें तो 20-25 पैसे, 30 पैसे ऊपर मूव करता है और उसके बाद में करेक्शन ले लेता है। इस पूरी फ़िज़ा में जहाँ पे बहुत सारे बैंक्स इस्टेब्लिश हैं, 4-5 बैंक टोटली इस्टेब्लिश हैं, 4-5 बैंक बहुत अच्छी प्रोडक्ट लाने के बाद में मेन स्ट्रीम में जाने की कोशिश कर रहे हैं। सिल्क बैंक के स्टॉक को बहुत ज़्यादा गेन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वरना अदरवाइज़ इसका स्टॉक जो है 25-30 पैसे, 40 पैसे ऊपर नीचे ही मूव करता रहेगा। इसका पैटर्न देखें, 1 रुपये 60 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे से लेकर 2 रुपये 20 पैसे के दरमियान जाता है। जब ख़बरें बनती हैं, वॉल्यूम्स आते हैं, लोग इसे बाय कर लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं और उसके बाद में इनके पास पड़ा रहता है और कुछ अरसे के बाद में इसमें करेक्शन आनी शुरू हो जाती है। फंडामेंटली व्हाट आई बिलीव इज़ कि बहुत ज़्यादा इसमें अट्रैक्शन आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने बैंक्स में लेना ही है तो आप यू हैव मेनी गुड ऑप्शंस। आप किसी और बैंक की तरफ देख सकते हैं जिसमें ग्रोथ हो, जिसके बिज़नेस अच्छे हों, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो आप मेरे ख़्याल में अगर आप इसे बाय करना चाह रहे हैं तो किसी अच्छी ऑप्शन की तरफ जाएं। हमने आज बात की स्टॉक मार्केट पे, हमने आपकी कॉल्स ली और हमने देखा कि जो ख़ाम तेल की कीमतें जो कि हमारी मार्केट में एक ड्राइव बनाती होती हैं, वो भी अपना रोल प्ले कर रही हैं और ऑन ईदर साइड वॉल्यूम्स आज भी लैकलस्टर नज़र आए, लैक ऑफ इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। 2 चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव नज़र आती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट पॉजिटिव रहती है और नए लेवल्स बनाती है। उन तमाम लेवल्स को जो उसने 50,000 से के आसपास थोड़े से ऊपर लूज़ किए थे, उनसे भी एक नई जगह बनाती है, अच्छी परफॉर्मेंस देती है। हमारे स्टॉक्स जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट्स में देखे जाते हैं। हमारे पास FPI बढ़ती है, हमारे पास FDI बढ़ती है। इन तमाम चीज़ों को हम उम्मीद करते हुए आपके साथ इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखें एंड कीप ऑन वॉचिंग आवर प्रोग्राम। अल्लाह हाफ़िज़।